जो प्रीवियस लेक्चर्स मेरा अपना था क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट क्या था उसका जस्ट रिवाइज कर ले हम लोग। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब दिखाया हम लोग, ये फिनोमेना कब होगा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए, रेयर मीडियम में जाएगा। यानी क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये रेयर मीडियम, जब सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में होगा, और वी कैन से व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तभी हम क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रेयर टू डेंसर में कभी भी बात नहीं करेंगे, राइट। अब इस केस में क्या हो रहा, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से एक स्ट्रेट लाइट निकला, वो सीधे निकल गया, I इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 रिफ्रैक्शन में नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस होने पर। अब सर्टेन एंगल I पर ये क्या कि यहां से एंगल I मान लो 30 डिग्री है, डेंसर में रेयर मीडियम में जाएगा नॉर्मल से अवे। फिर एंगल हम लोग बढ़ाए 30 से मान लो हम लोग 60 कर दिए एंगल, ये फिर अभी और चला जाएगा। एट ए सर्टेन एंगल क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो सरफेस, ये जो सरफेस दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है उसके अलोंग पास कर रहा है, उसके अलोंग पास कर रहा है, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होगा, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी सरफेस को टच करते हुए रे बाहर निकल रही है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के बिफोर क्या हो रहा था, रे का रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल के बिफोर करने का मतलब जब क्रिटिकल एंगल मान लो ये I इक्वल टू सी, इफ I इक्वल टू लेस देन सी, क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन, जो कि हम लोग यहां देख रहे हैं। व्हेन I इक्वल टू सी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो उस समय ग्रेजिंग फिनोमेना। और ध्यान देने की बात क्या है, जब ये फिनोमेना हो रहा है उसमें R का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। व्हेन I इक्वल टू सी लेस देन सी, यानी अब क्रिटिकल एंगल से यदि हम I को बढ़ाते हैं तब क्या होगा, रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट वो सारा लागू होगा रिफ्लेक्शन का, I इक्वल टू R, I इक्वल टू R। व्हेन I लेस देन सी तो यहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटे, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कल के लेक्चर का। अब ये क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट वो एंगल कितना होगा जिस पर ये सारे डिसीजन हम लोग ले रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या मैं बताया था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एयर मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डेंसर मीडियम का दिया हुआ है, तो साइन सी इक्वल टू 1/म्यू, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। मान लो फॉर एग्जांपल एयर नहीं रहे, म्यू2 म्यू1 का टर्म में दिया हुआ है, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कौन डिनोमिनेटर में होगा कौन डिनोमिनेटर में, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, साइन सी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अच्छा, और साइन सी लेस देन 1 कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि यहां पर ये जो रेशियो, ये जो डिनोमिनेटर, ये जो राइट हैंड साइड में 1/म्यू जो दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू 1 से कम। राइट हैंड साइड जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यदि साइन सी 1 से कम हो गया तो ये भी वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। और 1 से कम होने का मतलब क्या हो गया, कोई भी वैल्यू 0.1, 0.3, 0.4 कब होता है, जब न्यूमरेटर का वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा।
एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 या 3/5 लाइक दैट, तभी वैल्यू 1 से कम होगा। इट मीन्स न्यूमरेटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका वैल्यू कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। अब यहीं से देख लो किसका कम ज्यादा है, रेयर मीडियम का कम है, डेंसर मीडियम का ज्यादा है। इट मीन्स न्यूमरेटर में क्या आ गया, sin c इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि μ1 अपॉन μ2 होगा कि μ2 अपॉन μ1 होगा, क्योंकि sin c का वैल्यू लेस देन 1 है। इस पर प्रॉब्लम सारा हम लोग कर चुके हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो सारा लेक्चर से देख कर आप लोग दोबारा से उसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसी में थोड़ा सा एक दो टॉपिक छोटा छोटा बच गया था, उसको कंप्लीट करके हम लोग प्रिज्म में स्टार्ट कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट फिर क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, वी कैन से एक एक्टिविटी है जिसको कि अंडरस्टैंड करेंगे। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पानी के अंदर लाइट जल रहा, आप उसको टॉप व्यू से देख रहे हैं ऊपर से, तो आप देखोगे जो लाइट नीचे से वाटर से ऊपर की तरफ आ रहा है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो कि वाटर के अंदर में है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मीडियम ले लीजिए, सेपरेट जो कर रहा है ये वाटर है और नीचे में एयर आप यहां से देख रहे हो, दिस इज योर आई। अब इस वाटर के अंदर कोई भी लाइट जलेगा तो ध्यान से समझो क्या क्या हो रहा है बेटे। एक तो मान लो फॉर एग्जांपल ये रे स्ट्रेट गया, रिफ्रैक्ट होके स्ट्रेट निकल जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0 पहुंच गया आंख में। दूसरा रे चला, फिर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ आंख में, फिर ये भी रे पहुंचा, फिर I उसी तरह से फिर I का वैल्यू इंक्रीज करते गए, आंख में आपका पहुंच गया। एक सर्टेन वैल्यू के बाद, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। रे कहां पर है, डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर कहां है, रेयर मीडियम में। तो हो क्या रहा है, यहां भी जब क्रिटिकल एंगल का आएगा I इक्वल टू C जब होगा उस समय ग्रेजिंग फिनोमेना होगा, उस समय लाइट क्या होगा, सरफेस को टच करके बाहर निकलेगा, और जैसे ही इस वैल्यू के बाहर I इक्वल टू ग्रेटर देन C हम जाएंगे, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप क्या देखो, जिस तरह से ये सिमेट्रिक इधर भी ले लें, तो ये जो सोर्स है वाटर के अंदर, ये आपको एक सर्किल जैसे ही स्पेस में सारा लाइट दिखाई देगा, इसके बाहर कोई लाइट नहीं है, क्योंकि इसके बाहर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप सोर्स है तो ये तो 3 डायमेंशन में आप व्यू समझो कि चारों तरफ से लाइट निकल रहा है, वाटर के अंदर में है तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, 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 एवरी डायरेक्शन इन 3 डायमेंशन। लेकिन आपको क्या पहुंच रहा है, ये गया दिखाई दिया, ये गया ये बेंड कर गया, इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद तो वो दिखाई ही नहीं देगा जो रे इल्यूमिनेट हो रहा है। तो आप टॉप व्यू में देखोगे तो क्या दिखाई देगा, सर्किल और सर्किल के अंदर का ही, सर्किल के बाहर कोई लाइट नहीं दिखाई दे रहा, जबकि सोर्स लाइट तो निकल रहा है। तो लाइट कहां जा रहा है, वो लाइट सेम मीडियम में वापस, वो लाइट क्या हो रहा है, सेम मीडियम निकला ऐसे और ग्रेजिंग फिनोमेना हुआ, इसके बाद जैसे ही आई बढ़ाए वापस। तो मुझे टॉप व्यू में क्या दिखाई देगा,
एक सर्किल के अंदर ही ये सारा लाइट जो भी है दिखाई देगा, इस सर्किल के बाहर कोई लाइट ही नहीं दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। इसीलिए आप देखो कभी भी जैसे आप ट्रेन से या पुल से क्रॉस कर रहे हो, कोई लाइट अंदर में जैसे जल रहा होगा तो चारों तरफ से आपको लाइट नहीं दिखाई देगा, एक सर्किल के शेप में वो लाइट बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में, इस चीज को ध्यान देना है। तो ध्यान से समझो बेटे क्या हो रहा है, ये सोर्स हो गया और यहां पर इस सर्किल के अंदर ही जो लाइट जा रहा है वो रिफ्रैक्ट होकर आपके आई के पास पहुंच रहा है। कब नहीं पहुंच रहा है, ये जब क्रिटिकल एंगल, इस एंगल पर क्रिटिकल एंगल का आई, यहां पर क्या हो गया, ग्रेजिंग फिनोमेना हो गया। इसके बाद यदि बढ़ते हैं तो लाइट वापस वो हमें आंख में नहीं पहुंच रहा है। सिमिलरली सिमेट्रिकली यहां भी उसी तरह से ऐसे कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर लिए, ये सी हो गया, इसके बाद ग्रेजिंग फिनोमेना हो गया। अब ये जो सर्किल बना, इस सर्किल के फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और वाटर सरफेस से ये जो सोर्स रखा हुआ है ये एच डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एच डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये सारे डायग्राम को मिटाकर देखिए, फाइनली जो हमको जरूरत है ये सर्किल हो गया अपना, नीचे वाटर सोर्स या लाइट सोर्स, ये हो गया एच डिस्टेंस, ये टच देखें एंगल सी, ठीक है। सिमेट्रिकली उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये भी सी एंगल बनाएगा। ये जो सर्किल बना उसका रेडियस आर कंसीडर कर लिए, हाइट दिया हुआ h। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों पैरेलल, ये भी c, राइट बेटे। अच्छा, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक। तो साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन c इक्वल टू 1/μ, क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल ऊपर एयर यदि कंसीडर करते हैं तो साइन c क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से h गिवन है, r गिवन है, वी कैन राइट tan c इक्वल टू व्हाट वैल्यू, r/h लिख सकते हैं। tan c इक्वल टू ये एंगल c हो गया, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, तो tan c को हम लिख सकते हैं r/h, और इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ये c हो गया, ये r, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, r/h, यही है। यहां से हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, h² प्लस r²। साइन c यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन c का वैल्यू क्या हो गया अपना, h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट h² प्लस r², 1/μ। ठीक है बेटे, तो बस इसमें यही इतना ही कॉन्सेप्ट को सीखना है। एक न्यूमेरिकल जो आया हुआ रहता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या देखें, एक सोर्स ऑफ लाइट है, लिक्विड में है, तो जो उसका हम बाहर में आंख से देख रहे हैं, व्यू जो देख रहे हैं, तो लाइट हम एक सर्किल के अंदर में वो सारा सोर्स रे जो भी निकल रहा वही दिखाई दे रहा है। एक सर्किल सर्टेन रेडियस के बाद लाइट हमें नहीं दिखाई दे रहा। और प्रॉब्लम कैसे दिया रहेगा, जैसे एक प्रॉब्लम दिया था, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर, यानी h दिया हुआ है, h इज गिवन 8 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, राइट।
बिलो द ग्लास स्लैब है, वाटर नहीं है यहाँ पर, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 5/3, म्यू इक्वल टू 5/3। फाइंड द एरिया विच लाइट इमर्जेस, यानी इस सर्किल का जो कॉन्सेप्ट क्या लैंग्वेज दिया है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो क्या मालूम चला है, सर्किल में ही एरिया किसका डिफाइंड होगा, सर्किल का डिफाइंड होगा। और उस सर्किल के एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस का वैल्यू πr²। ठीक है, गिवन क्या डाटा है, एच दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें आर का वैल्यू निकालना है। अब इस फॉर्मूला को यूज करके साइन सी का वैल्यू क्या दिया हुआ बेटे, साइन सी इक्वल टू 5/3, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, सी ये हो गया 5 5 5 5 5/5, उल्टा कुछ वैल्यू दिया क्या, कि एंगल ये एंगल सी ये होगा, एक मिनट रुक जाओ, तो साइन सी इक्वल टू 5/3। ओके ओके, अच्छा यहां गड़बड़ कर रहे हैं ना, हाँ ये 1/μ है ना, 1/μ है, साइन सी इक्वल टू 1/μ, व्हाट वैल्यू 5/3, यानी 3/5 हो गया। ठीक है ना बेटे, साइन सी का वैल्यू 3/5, इसलिए यहां भी एक गड़बड़ हो रहा, थोड़ा सा यहां देख लेना, 1/μ। साइन सी का वैल्यू कितना आ गया 3/5, क्या किया, साइन सी इक्वल टू 1/μ, म्यू इज गिवन 5/3, म्यू इज गिवन 5/3, यहां वैल्यू रखेंगे 5/3 का, 3/5 आ गया, तो साइन सी का वैल्यू 3/5, 3 ये 5, बेस कितना हो गया 25 और 3 के 9 यानी 4, tan सी यहां से निकल जाएगा, tan सी इक्वल टू 3/4, tan सी इक्वल टू 3/4, 3/4, और tan सी है क्या r/h, यहां पर हम लिख सकते हैं r/h, h का वैल्यू भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस निकल जाएगा 3/4 इंटू h टू 6 सेंटीमीटर, एरिया निकल गया πr² करने, बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे, तो यानी जो कोई भी लाइट पॉइंट सोर्स किसी लिक्विड या किसी भी मीडियम में रखा हुआ है, तो बाहर जो निकलेगा उसका एरिया कैसा रहेगा, सर्किल रहेगा। बाहर जो एरिया लाइट इल्यूमिनेट करके बाहर जो निकलेगा वो उसका शेप कैसा रहेगा, सर्किल रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एरिया पूछेगा तो फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और क्या है उसको भी देख लें। ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, मिराज कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं एक दूसरे को धोखा देना। एग्जाम है कल फिजिक्स का, बता दिया केमिस्ट्री कल पेपर है, केमिस्ट्री पढ़ के आएगा फेल कर जाएगा। ठीक है, राइट। तो मिराज कॉन्सेप्ट क्या है, आप फिजिक्स में क्या कैसे धोखा दे रहा है भाई, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये जनरली हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहां से यूज किया गया, पहले के टाइम में हम लोग देखते थे ना कि रेगिस्तान हो, जहां बहुत गर्मी का दिन है और ऊंट सब जनरल कैमल उस ड्यूरेशन में, चाहे कोई भी आदमी हो, पानी के रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है, तो आपको क्या दिखाई देगा, पानी वहां दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचने पे क्या मिला, वहां भी पानी नहीं मिला। लोग कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो धोखा हो गया मेरे के साथ। तो उसी को मिराज कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब फिजिक्स क्या कर रहा है वो क्यों वहां पर पानी नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट यहां भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है।
तो मिराज कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, अब देखो इसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे है। ठीक है, ये रिस्टान है, बहुत सारा ये जो एयर पार्टिकल्स जो भी मीडियम है, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे सबसे ज्यादा हीट रहेगा, सरफेस पे सबसे ज्यादा हीट रहेगा। जैसे जैसे यानी हीट करने वाले टेम्परेचर, वी कैन से टेम्परेचर यहां पर सरफेस पे सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर पे जाएंगे ऊपर, जनरल नॉर्मल भी सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है, टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। अब टेम्परेचर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन क्या है, प्रैक्टिकली आप सोचो, यदि टेम्परेचर जितना ही ज्यादा रहेगा पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, मीडियम कैसा रहेगा, रेयर मीडियम। तो वी कैन से दैट कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहां पे यही कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। इट मींस जो सरफेस पे जो लेयर है, सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। राइट, लॉजिकली भी ऐसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल सब दूर दूर रहेंगे, यदि आपका लाइट आता है तो इजीली पास कर जाएगा क्योंकि गैप मिल जाएगा पार्टिकल को मूव करने, स्पीड ज्यादा रहेगा। हम लोग शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे लाइट में कि डेंसर और रेयर मीडियम डिसाइड होता है लाइट के स्पीड से। यदि लाइट का स्पीड ज्यादा है, फास्ट है, तो वो मीडियम रेयर है, और यदि लाइट का स्पीड मीडियम में स्लो है, इट मींस वो डेंसर मीडियम है। यही स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई यहां है पानी, वाटर, और आप इधर से देख रहे हो, ये आपका आई है, आपका आई है, ठीक है। आपने देखी एक्चुअल में यहां पर है वाटर, एक्चुअल में यहां पर वाटर है, ठीक। अब देखिए यहां पर लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यहां डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, सारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और नीचे जैसे जैसे आएंगे मीडियम डेंसर होते जा रहा है, यानी ये रेयर तो ये डेंसर। फिर क्या होगा, इसको देखेंगे तो ये भी उससे ज्यादा डेंसर हो जाएगा। तो यहां से मान लो लाइट चला फॉर एग्जांपल, रेयर से डेंसर में एंटर करेगा, क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। फिर क्या होगा, इस दो मीडियम को कंपेयर करेंगे तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। फिर और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किए, फिर अगेन ये और क्लोज आ जाएगा। फिर ये मीडियम अब ज्यादा डेंसर हो गया इसके रिस्पेक्ट में, यहां नॉर्मल ड्रॉ और क्लोज हो गया, ये सरफेस से टकरा गया, ठीक। अब सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, राइट, रिफ्लेक्ट किया। अब उल्टा हो रहा है, ये डेंसर रेयर, अब अवे जाएगा, यहां से ड्रॉ कीजिए, ये अवे गया। अब फिर आगे बढ़ा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर इसको, फिर ये डेंसर, ये रेयर, फिर और अवे जाएगा नॉर्मल से। इस तरह से मान लीजिए ये आंख पर पहुंच गया। तो ये जो लाइट यहां पहुंच रहा है, ये एक्चुअल में कहां पर है ये देखिए, तो इसको पीछे कर दीजिए, यानी यहां पर। रियल में तो वाटर यहां था, आंख को क्या दिखाई दे रहा है, यहां है। यही तो धोखा कहलाता है। तो पहले लोग कहेगा चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। फिजिक्स जो है सारे चमत्कार को खत्म कर दे रहा है, राइट।
तो यही कॉन्सेप्ट है कैसे आंख का धोखा हुआ, राइट बेटे, इसी को मिराज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका भी देख ले, उसमें कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज कर रहा है? हाई स्पीड डाटा के लिए, हाई स्पीड डाटा के लिए। अंदर वाला जो रहता है उसको कोर बोलते हैं, और उसके जस्ट ऊपर वाला कोर और उसके बीच में क्लैडिंग, जो वायर जैसा आपको दिखाई देता है वो क्लैडिंग कहलाता है। ठीक है, जो जाल जैसा दिखाई देता है, तो ये कोर हो गया। अच्छा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव, ये इसी तरह से इसको कोएक्सियल केबल भी बोलते हैं हम लोग, कोएक्सियल केबल, राइट बेटे। तो ये दिस इज कॉल्ड कोर, और ये क्या कहलाता है? क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लैडिंग से। ऑप्टिकल फाइबर में खासियत क्या है कि इसमें लाइट, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है, वी कैन से सिग्नल। सिग्नल क्या है? जस्ट लाइक एज ए इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो। सिग्नल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो डिकोड किया हुआ डिजिटल फॉर्म, आपके वॉइस सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल्स हो, सारे आपको बाइनरी डाटा में 1-0 के फॉर्म में ट्रांसफर किया रहता है। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर हम लोग क्यों यूज करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल का स्पीड रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? लाइट के स्पीड के बराबर। इसीलिए हम लोग फाइबर यूज करते हैं। आज के टाइम में देखिए सारा आप जितना सिग्नल ट्रांसमिशन सब फाइबर से ही हो रहा है। क्यों? आप इमेजिन कीजिए, लाइट के स्पीड से आपका वीडियो और ऑडियो जा रहा है, दैट इज मैक्सिमम स्पीड, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, लाइट की स्पीड से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ज्यादा वो सिग्नल ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। हाँ, एक फिर आगे हम लोग बात करते हैं सुपरसोनिक, वो सब अलग कॉन्सेप्ट है, राइट बेटे। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कि सिग्नल में, सिग्नल का स्पीड इसके अंदर लाइट स्पीड के बराबर हो रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कोई भी सिग्नल ये ट्रांसमिट इसमें हो, ट्रेवल किया, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम, अंदर वाला डेंसर है, बाहर वाला रेयरर है। अब मान लो ये ठीक है, यहां से टकराया सिग्नल, डेंसर से रेयरर में गया, तो क्या हुआ? नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे, ध्यान देने का है। अब क्लैडिंग, ये जो टकराता है, जो बाहर वाला जो लेयर है, वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल, तभी ये रे इसी में, तभी तो ये वापस आएगा। तो यहां पर जो आउटर सरफेस है, यहां पर क्या हो रहा है? ये दो डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सर्टेन वैल्यू ऑफ आई, जहां पर कि ये क्या करेगा? सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर मेरा क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्लैडिंग वाला पर। फिर ये आ गया, फिर एयर टू डेंसर गया, ठीक है। फिर इसी तरह से लाइट सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करता है। तो जनरली हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हाई स्पीड डाटा से, ऑडियो के लिए भी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, अभी तो उतना यूज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उसके लिए भी ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसको स्लाइडली पढ़ना है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपका ये 2-3 छोटे छोटे जो एक्टिविटी थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का, वो कंप्लीट हो गया। अब चले आगे, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसमें उसका भी थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, प्रिज्म का, क्योंकि थोड़ा सा बेस क्लियर रहेगा तो कल प्रॉब्लम उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रिज्म देख लीजिए, लाइव में देखे होंगे 10th क्लास में।
तो 2 मिनट वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। इसी से होता है ना बेटे? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रिज्म चालू करते हैं बेटे। तो प्रिज्म में बेसिक उसका शेप कैसा होता है? एक फ्रंट पे ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, एक पीछे में ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। देखते हैं क्या गड़बड़ा गया, थोड़ा तिरछा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल, सही नहीं था, ऐसे जाना चाहिए तिरछा। परफेक्ट तो नहीं बना, थोड़ा बहुत, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखें, इस तरह का शेप, लाइक दैट। जैसे ये बुक कंसीडर करें तो शेप अपना यही हो गया, ये शेप प्रिज्म का हो गया। अब इसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर इससे निकल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, यदि यही इसी का टॉप व्यू क्या है, एक्चुअल में हम लोग डायग्राम यही ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, रियल में तो ये है, लेकिन सामने से जो दिखाई देगा आपको क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल दिखाई देगा। यदि हम जनरली रे डायग्राम में इसी को यूज करेंगे। अब 2 रे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको बताना है किसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रे ऑफ लाइट चला, यहां आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, यही प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हैं, ठीक है। एक दूसरा रे ऑफ लाइट इससे टकराया, यहां पे भी नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल, रे ऑफ लाइट 1 और 2, ठीक है। इसको जस्ट थोड़ा देर के लिए इसको यहीं पर डायग्राम को, एक मैंने ग्लास स्लैब लिया, एक ग्लास स्लैब लिया, उसमें रे ऑफ लाइट इंटर किया, ठीक है। ग्लास स्लैब कहने का मतलब ये इस तरह का, ये रेक्टेंगल शेप हो गया, यहां से लाइट इंटर किया और यहां से निकल गया, और दूसरा लाइट यहां से इंटर किया, यहां से निकल गया। ग्लास स्लैब का यही है मेरा कहने का मतलब। ग्लास स्लैब जो ड्रॉ कर रहा हूं, एक रे इस पॉइंट, इस सरफेस से इंटर किया और इस सरफेस से बाहर निकल गया, ये फर्स्ट रे हो गया। दूसरा रे इंटर किया इस सरफेस से, इस सरफेस फ्रंट वाला सरफेस से निकला, यानी ये इंटर किया और इससे निकल गया। ये दोनों में किसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ये 2 रे 1 और 2, विच वन इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्म? विच वन इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्म? प्रिज्म में आप क्या देख रहे हो कि ये ध्यान से देखो, यही था ना झोपड़ी, तो ये जो सरफेस, इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टेड सरफेस, जो इमर्जेंट रे निकल रहा है, दोनों सरफेस के बीच में आप रिलेशन क्या देखिएगा, यहां पर दोनों के बीच में
एंगल बन रहा है। ये नहीं हो रहा कि इस सरफेस से इंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है नीचे से। दोनों क्या है, सरफेस एडजेसेंट है एक दूसरे के, दोनों सरफेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और मेकिंग एंगल, जिसको कि एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग बोलते हैं। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान देना है कि जो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पर दोनों सरफेस एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। यहां पर क्या हो रहा है, रेक्टेंगल वाला इस केस में ये सरफेस आपने कंसीडर किया और दूसरा सरफेस ये कर, ये दोनों कभी भी एडजेसेंट है नहीं एक दूसरे के। ये सरफेस और ये सरफेस एडजेसेंट हो जाएंगे। इसको थोड़ा टिल्ट कर दीजिए तो प्रिज्म जैसा आपको ये दिखाई देगा। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट के लिए क्या ध्यान देना है कि दो सरफेस जो कंसीडर कर रहे हैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन के लिए, वो दोनों सरफेस क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एडजेसेंट होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट में आया बेटे? इसीलिए ग्लास का डायग्राम मैं बता रहा था। यहां पर प्रिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, जनरल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन जब ये सरफेस चाहे ये सरफेस चाहे ये दोनों साइड दोनों सरफेस एक दूसरे के एडजेसेंट होगा, तभी हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे बढ़ चले हम लोग यहां पर। अब इस डायग्राम में फर्स्ट रे, तो इसमें क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म डिफाइन करते हैं। जैसे कोई भी रे है, ये इंसिडेंट हुआ, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किए, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये जो एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दोनों एडजेसेंट साइड का जो एंगल दोनों साइड के बीच में बनेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे है। मान लेते हैं ये फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फर्स्ट रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा? फर्स्ट रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए कि कौन सा सरफेस पे इंसिडेंट है और रिफ्रैक्टेड सरफेस है, यानी इमर्जेंट रे। तो यहां फर्स्ट रे के लिए ये है आपका इंसिडेंट और दिस वन इज इमर्जेंट। अब ये दोनों सरफेस कौन सा एंगल बना रहा है? 50 डिग्री। तो रे फर्स्ट रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म 50 डिग्री। सेकेंड रे में देखिए ये इंसिडेंट हो गया और इस सरफेस से इमर्ज कर रहा है। अब ये दोनों सरफेस के लिए एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो रे 2 के लिए क्या हो गया? प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर? ओके। तो प्रिज्म के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दो सरफेस जो रहना चाहिए वो एक दूसरे के एडजेसेंट होना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिए। अब डिटेल्स में चलते हैं, इसके सारे जो डेरिवेशंस हैं और कॉन्सेप्ट जो हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। प्रिज्म में ही हम लोग देखते हैं सनलाइट जाता है, 7 कलर दिखाई देता है, बहुत मजा आता है देखने में, 7 कलर्स। अब इसके जो काम का चीज है अभी अब +2 लेवल का, उसको अब अंडरस्टैंड करें हम लोग। बड़ा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिज्म का एंगल। ये दोनों सरफेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये भी हो सकता है जब रे यहां से इंटर करेगा तो यहां से निकलेगा। ये भी हो सकता है कि प्रिज्म जब रे ऑफ लाइट इधर से इंटर किया इधर निकलेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला ही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। वो डिसाइड होगा कि रे ऑफ लाइट कहां किस सरफेस पे इंटर कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और कहां से फाइनली निकल रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए कंसीडर किया मैंने, यहां पर ए इंसिडेंट किया इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, और इस सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहां भी। अगेन
यहां पर यू ड्रॉ द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से ये एंगल कितना बनाएगा, आई, इंसिडेंट एंगल इसको बोलेंगे, ठीक है। ये एयर मीडियम है, ये मान लेते हैं ग्लास का बना हुआ है, जो जिस मटेरियल का बना रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहेगा। तो रेयर टू डेंसर इंटर कर रहे हैं तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा, ये बेंड कर गया। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंगल R1 मान लीजिए। अब फिर ये क्या हो रहा, अब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, इससे अब बाहर निकलेगा डेंसर से रेयर मीडियम में। कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन यू ड्रॉ द नॉर्मल, ठीक। हमेशा एंगल को ध्यान रखना है, नॉर्मल से मेजरमेंट करेंगे, इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, ये तो हर जगह कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर कहीं भी हो, आप नॉर्मल से ही सारा मेजरमेंट आपको करना है। यहां पर ये इंसिडेंट एंगल को R2 कंसीडर कर लिए, और फाइनली क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो दूर भागेगा, और इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ये सारा चीज आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है बेटे। अब यहां पे हमें क्या एक डेरिवेशन डिफाइन करना है, डेविएशन का भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। डेविएशन जनरल मीनिंग क्या होता है, रे ऑफ लाइट जा रहा है और फाइनली डेविएट कितना हो जा रहा है। आप ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट ये है आपका, यदि ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये क्या होता, ये सीधे जाता। चलो मजे में आगे बढ़ते चलो, कोई रुकावट नहीं। लेकिन फाइनली आपको ये तो ये दिखाई दे रहा है, आंख में तो ये रे पहुंच रहा है। आप क्या फील करोगे यहां से देखकर कि रे तो इधर कहीं से आ रहा है, राइट बेटे। तो रे तो एक्चुअल में यदि ये नहीं रहता तो इधर निकलता, लेकिन आपको क्या फील हो रहा है कि रे इधर से आ रहा है, यानी ये एक्चुअल तो ये है और आपका फीलिंग ये है। तो डेविएट कहां कर गया, ये डेविएट कर गया, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। इसी को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इक्वल टू डेल, इक्वल टू डेल। क्लियर हो गया। थोड़ा नाम दे दें इसको, P Q R S, ये पॉइंट, ये जो कट कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझे, ये नॉर्मल और थोड़ा सा ये सीधे स्ट्रेट चल जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक। चले आगे बढ़े। अब अपना जो डेरिवेशन जो है एंगल ऑफ डेविएशन को जैसे हम लोग डिफाइन करते कैसे हैं, आई इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंसी एंगल माइनस ए, ये कैसे हुआ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से देखो, चलो बेटे चले डेरिवेशन पे, इसी पर फोकस करना है, P Q R S पर। पहले R1 R2 का खेला देखे हम लोग, R1 R2, R1 R2 को ध्यान से देखें तो क्या दे रहा है अपना, ये है R1, ये है R2, और यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ट्रायंगल यदि हम लोग कंसीडर करें, बड़ा वाला कंसीडर करते हैं, डेल इक्वल टू ओके। चलो यहां से देखो, ये बेटे क्या है, एंगल आई, ये पूरा एंगल क्या होगा, आई हो जाएगा, आमने सामने वाला एंगल बराबर। ये छोटा सा एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, आई माइनस R1। उसी तरह से ये ध्यान देखो, ये ई, ये टोटल ई हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर बराबर होंगे। ये छोटा क्या हो गया, ई माइनस R2, यानी ये ट्रायंगल P R S पर फोकस कीजिए, P
इसको बाहर निकाल दिए, ये पी आर, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल एस। पी क्या है? आई माइनस आर वन। आर क्या है? ई माइनस आर टू। आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ट्रायंगल में कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इसके सामने के दोनों अपोजिट साइड में जो इंटरनल एंगल का सम होता है। 9th में हम लोग पढ़े हैं थ्योरम में, राइट, कि ये एक्सटर्नल एंगल जो होगा इसके ठीक सामने वाला जो दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या दे दिया, ये डेल इक्वल टू वी कैन राइट आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। ठीक, इसको अरेंज कर लें ठीक से। आई माइनस आर वन, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से देखो बेटा, अब ए कैसे लेके आएंगे उसको समझना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है, यही ए है ना। ये अब पी क्यू आर एस ले ली ना, टी फॉर एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं। टी पी क्यू आर को देखें, क्योंकि अब ए को इंक्लूड करना है। तो क्वाड्रेटल कौन सा हो गया? टी पी क्यू आर। अब यहां पे ये ध्यान से देखो, ये एंगल कितना बना, ये नॉर्मल है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये भी नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री एंगल यहां बनाएगा। तो ये 90 कितने हो गए? 180 हो गए। क्वाड्रेटल का सम 360 होता है। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल जो है, यानी ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो तो, ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, आर वन आर टू 180 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, इसको लिख सकते हैं। ये छोटा सा ट्रायंगल। अच्छा, ये दोनों का सम क्या है? ए प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये दो एंगल का सम क्या हुआ? चारों का सम 360 क्वाड्रेटल में। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। और ये कितने के बराबर है? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। तो दिस एंगल को, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस आर वन प्लस आर टू प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल का सम, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री। ये एंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल से निकाल लिए हैं, R1 R2 180 में से सब्सट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, 180 180 उड़ गया। व्हाट इज यू आर गेटिंग? A इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो R1 प्लस R2 के सम के बराबर होगा। एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और डेविएशन कितना हो गया, यहां पर पुट कर दो, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। यही दो फॉर्मूला को यूज करके प्रिज्म के सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये दो फॉर्मूला यूज करके वी कैन सॉल्व, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलें अब छोटा छोटा प्रॉब्लम चालू करें। दो फॉर्मूला होगा, इसको साइड में लिख देते हैं हम लोग। चलो बनाना स्टार्ट करो। ध्यान से अपने हाथ को निकाल के कॉपी पेन लगाओ। आप तब तो तुम लोग रात में रजाई में हाथ डाल के एकदम लिखते ही नहीं होगी, सब बांध देते हो पैक। चलो फॉर्मूला तो क्या है, क्या प्रिज्म का दो फॉर्मूला अपने पास है।
एक हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू क्या आ गया बेटे, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू R1 प्लस R2। यही दो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया जाए, ग्लास दिया हुआ इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर प्रिज्म है, यानी सारे एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बेटे दिया हुआ म्यू इक्वल टू √3, जिससे प्रिज्म बना हुआ है। और कोई रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट किया, नॉर्मल से ये एंगल कितना बनाया है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एंड ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एंड ई करने का मतलब इमर्जेंस एंगल निकालो तो बेटे, दिमाग लगाओ तो। बाहर में एयर मीडियम है, बाहर में एयर मीडियम, रे डायग्राम पहले ड्रॉ कीजिए, पहले रे डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिए। लाइट में रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम स्टार्ट करने से। हाँ, ये नॉर्मल है, इसका रे डायग्राम पूरा पहले कंप्लीट कीजिए। रे डायग्राम कंप्लीट होने के बाद मुझे बोलिए, तब मैं बताता हूं आगे। हो गया बेटे, चले आगे बढ़े। मैं भी देखो मिलाओ रे डायग्राम आप लोग का सही जा रहा है कि नहीं। रेयर टू डेंसर, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर गया, ये एंगल जो बना R1। ठीक, फिर यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, डेंसर टू रेयर दूर भागा, ये एंगल R2, ये एंगल E, ये सारा चीजें लिख लीजिए। अब देखो यहां पर R1 नहीं मालूम है, तो R1 नहीं मालूम है तो एक लॉ बचता है यहां रिफ्रैक्शन में, स्नेल लॉ। क्या, एंगल, ये एंगल का साइन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना आसान टेक्निक बताया हूं रटने का। इस एंगल का साइन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में इंटर कर रहा है उसका साइन जो भी है, आर है या जो भी रहेगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए तो यहां से R1 का वैल्यू निकल जाएगा। एयर है 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इंसिडेंट एंगल कितना है sin 60 इक्वल टू ग्लास, ये जो जिसका बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ प्रिज्म का √3, sin R1 नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। जब क्योंकि ए, अब देखो डेल इक्वल टू क्या है, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो जब तक आपको ए, और ए क्या है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, तो जब तक R1 और R2 नहीं मालूम रहेगा तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, ए दिया हुआ 60 डिग्री, ए का वैल्यू 60 दिया हुआ, तो एक पहले R1 यदि निकाल लेंगे तो R2 भी निकल जाएगा, ये दोनों वैल्यू निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। चले, तो यहां से कितना हो गया sin R1 sin 60 हो गया √3/2, और ये नीचे आ गया 1/√3 कट के 1/2, R1 का क्या होगा sin 30, 1/2 30 डिग्री, यानी R1 क्लियर हो गया 30 डिग्री हो गया। अब R1 क्लियर हो गया तो R2 भी निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री R1 हो गया 30 प्लस R2, व्हाट इज R2, R2 भी 30 डिग्री निकल गया। अब E मालूम नहीं है, फिर स्नेल लॉ, फिर स्नेल लॉ लगा देंगे E निकालने के लिए। तो क्या देखेंगे, ये एंगल 30 डिग्री आ गया है, मीडियम √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin 30 इक्वल टू
एयर मीडियम आ गया, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ई। अब साइन 30 1/2 फीट डालेंगे, √3/2 साइन ई। ई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो सारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। आई भी मालूम है 60, ई भी मालूम है 60 और ए भी मालूम है 60। 60 उड़ा 60 रुपीज मिल गया। ठीक है बेटे, तो कितना देखो आसान है प्रॉब्लम इसका भी है। सिर्फ क्या है ध्यान देना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, जहां एंगल नहीं मालूम है वहां पर एंगल स्नेल लॉ लगा दीजिए, एंगल कैलकुलेट कर लीजिए और ये 2-3 फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला तुम लोग अपने सब करो। यही तो निकालना था, डेल इक्वल टू 60। कहां पर ई इक्वल टू क्या आया 30 डिग्री। डेल और ई निकालना था। डेल डेल इक्वल टू ये निकाला ना, आई प्लस ई माइनस ए। ये देखो ये रखा वैल्यू 60 + 60 - 60। समोसा समोसा उड़ गया, बच गया समोसा। ठीक है, मैं मोटू छोटू वो कौन सा देता है बच्चों सबका कार्टून, उसे मोटू पतलू। मोटू को बहुत समोसा पसंद है। अब मेरे को देखो, मैं भी बचपन में खाता था समोसा, हमको खाए हुए कम से कम पता नहीं 20 साल हो गया होगा। हाँ, तो तुम लोग कभी यंग है, उस टाइम में मेरे को प्रिकॉशन है, और कभी कदार आप थोड़ा बहुत ऊपर का पपड़ी टेस्ट कर लेता हूं कि जीभ को कितना दिन बंद करके रखूंगा। इंडिया में समोसा ही सब जगह है। नॉर्थ इंडिया के लिए तो समोसा फेवरेट है। तब तो ठीक है, और साउथ में मिर्ची पकौड़ा समोसा के जगह पर है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बहुत मिर्ची पकौड़ा भी बहुत टेस्टी, उसका चटनी जो देता है साउथ में बहुत टेस्टी लगता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेवेंटी 75 डिग्री ये दिया हुआ बेटे, सेम प्रॉब्लम है, बस खाली एंगल चेंज कर दिया। फटाफट कैलकुलेट करके इसको दिखाइए। ये 45 डिग्री और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एंड ई। सेम प्रॉब्लम, खाली डाटा चेंज है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम बोर्ड के लिए अटकेंगे। फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए। हाँ, ऊपर 75, ऊपर 75। एयर बाहर में मीडियम है, बाहर में एयर मीडियम है। हाँ, डेल और ई का वैल्यू निकालना है। नहीं, एंगल की कोई जरूरत ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
कितना है बेटे ई का वैल्यू? ई का ई इमरजेंसी एंगल। चलो थोड़ा मिलाओ तो मेरे से अब आंसर। चले पहले रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये R1, ये R2, ये एंगल E, यही हो गया। चले तो पहले R1 निकाले, स्नेल लॉ यूज कर ले, फॉर्मूला यहां लिख दो फटाफट। पहले I प्लस E माइनस A इक्वल टू R1 प्लस R2। ए का वैल्यू दिया हुआ 75 डिग्री, सरल लिख दिए। पहले R1 कैलकुलेट करें, एयर मीडियम 1 इंटू साइन 45, फिर √2 इंटू साइन R1। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। हाँ ठीक है, ये √2 नीचे आ गया, ये कितना हो गया 1/2 तो 30 डिग्री। R1 हो गया 30 डिग्री। यहां इसमें पुट करो, R2 निकालने के लिए 75 माइनस 30 45 डिग्री। ठीक है बेटे, अब फिर यहां पर स्नेल लॉ लगा दो ई निकालने के लिए दोबारा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ √2 इंटू साइन R2, और ये एयर है 1 इंटू साइन E। R2 कितना 45, फिर हो गया 1/√2 आ जाएगा इसका वैल्यू, √2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, साइन E का वैल्यू 90 डिग्री, ये कट गया 1। हाँ तो रे क्या होगा, इमर्जिंग होगा, और R2 क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। चलो तो हमें तो निकाल ई तो निकाल लिए, डेल निकालने के लिए इस सारा डाटा को यहां पुट करते हैं। तो डेल इक्वल टू आई हो गया 45, ई हो गया 90 माइनस 75, ये कितना हुआ 9 × 13 135 माइनस 75 कितना हो गया बेटे 0, 13 में से 7 गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, यहीं पे आज रहने देते हैं, सारे जाकर रिवाइज कर लीजिए और इसमें करेंगे प्रिज्म भी। उसके बाद देखेंगे कि इसमें डेविएशन के बारे में डिटेल्स में थोड़ा स्टडी करेंगे, तब कल प्रिज्म को भी कंप्लीट कर देंगे अपना।